बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एडेक्समी। मेरा नाम है रियाज नदीम। हम तहसीलदार बैच के ऊपर वर्क कर रहे हैं और इंग्लिश, उर्दू, जनरल नॉलेज और लैंड रेवेन्यू के जो लॉज हैं उनके बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आप उन तमाम लेक्चर्स को सब्जेक्ट वाइज तलाश कर सकते हैं। रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे लेक्चर्स आप तक पहुंचें और इस फ्री सीरीज को तमाम लोगों तक जो इसकी तैयारी कर रहे हैं पहुंचाने के लिए हमारा साथ दीजिए। आज हमने टेनेंसी एक्ट का लेक्चर नंबर 4 करना है। चैप्टर नंबर भी 4 ही स्टार्ट कर रहे हैं हम। आज हमने 3 चीजों को देखना है यहाँ पे: रिलिंक्विशमेंट, अबंडनमेंट एंड इजेक्टमेंट। इनका मैं मतलब आपको समझा देता हूँ, सादा सा है। उसके बाद यहां से ही आपने अंदाजा लगा लेना है कि ये ऑपरेशन या ये प्रोसेस किस तरह के होंगे। जो होती है रिलिंक्विशमेंट, ये ऑफिशियल या लीगल होती है, जिसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ बैठकर या टर्म जब एक्सपायर हो जाती है तो जमीन टेनेंट जो है वो छोड़ देता है लैंडलॉर्ड की तरफ। दूसरी होती है अबंडनमेंट। ये जिनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी होता है वो अगर जमीन काश्त के दौरान किसी साल जो शराइत तय हुई हैं उनसे फिर जाएं, या फिर वो लोग जो एक खास टर्म के लिए जमीन लेते हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए, और जो शराइत तय होती हैं उन शराइत से वो दरमियान में कहीं फिर जाएं तो उनकी अबंडनमेंट हो जाती है। और नंबर 3 है इजेक्टमेंट। इजेक्टमेंट होता है निकालना। तो इसके अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुदाखलत करके उस बंदे को निकाल सकता है जिसने जमीन ली थी पर्पसफुल एक्टिविटीज के लिए, लेकिन बाद में अपनी शराइत पर पूरा नहीं उतर सका, रेंट पूरा नहीं दे सका, या जमीन को उसने खराब किया। इस किस्म के मामलात को आज हमने देखना है। सबसे पहले आगाज करते हैं रिलिंक्विशमेंट। नंबर 35 सेक्शन है रिलिंक्विशमेंट बाय टेनेंट फॉर अ फिक्स टर्म। एक खास टर्म 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए जमीन ली थी। वो सारे के सारे साल बहुत अच्छे तरीके से जो थे वो गुजर गए, ठीक है। तो और किसी किस्म का कोई मामला नहीं बना। इसके अंदर उस फिक्स टर्म के बाद जमीन को लैंडलॉर्ड की तरफ रिलीज कर दिया जाता है फ्रॉम टेनेंट। A tenant holding for a fixed term under a contract or a decree or order of a competent authority may relinquish his tenancy without notice। जब पीरियड ही खत्म हो गया, टर्म ही खत्म हो गई है, तो किसी नोटिस की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि वो एक खास ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट के तहत उसने जमीन ली थी, वो खत्म हो गया और ऑटोमेटिकली जमीन लैंडलॉर्ड को वापस चली गई। नंबर 36, रिलिंक्विशमेंट बाय एनी अदर टेनेंट। एक तो है ना एग्रीमेंट वाला या राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी वाला या कोई भी किसी कॉन्ट्रैक्ट वाला। एक वो हैं जो फिक्स टर्म वाले भी नहीं है और उनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी भी नहीं है, साल ब साल जमीन लेने वाले या मौसम से अगले मौसम तक या फसल ब फसल चलने वाले, उन लोगों की बात होने लगी है। एनी अदर टेनेंट मे रिलिंक्विश हिज टेनेंसी बाय गिविंग वर्बली और इन राइटिंग टू हिज लैंडलॉर्ड। इसके अलावा सालाना जमीन या फसल के लिहाज से या मौसम के लिहाज से जो जमीन लेते हैं उनकी फिक्स टर्म नहीं होती, जिस तरह 5 साल 10 साल है। वो कहते हैं कि जी जब तक ठीक रहा मामला हम चलेंगे, जब ना ठीक रहा फिर छोड़ देंगे। तो वो किसी भी एग्रीकल्चर ईयर के एंड पे वर्बली, जुबानी तौर पे या राइटिंग में लैंडलॉर्ड को कह सकते हैं कि आइंदा हमने जमीन नहीं रखनी, अपना बंदोबस्त कर लें। या फिर टू हिज लैंडलॉर्ड्स एजेंट, उसके एजेंट को कह दें। लेकिन कहना कब है, ये एमसीक्यू स्टार्ट होने लगे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15th डे ऑफ जनवरी इन एनी ईयर, जब भी उसने जमीन छोड़नी है, विदाउट टर्म वाला जो है उसने 15 जनवरी से पहले बताना है, क्योंकि 16 जून से हमारा एग्रीकल्चर ईयर टेनेंसी का स्टार्ट होता है।
सबसेक्शन 2 है किस तरह से, किस तरीकाकार से हम नोटिस देंगे। अ टेनेंट में इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन टू, वर्बली कह दे या राइटिंग में कह दे, आगे उसने एक और एप्लीकेशन भी वो दे सकता है। कैसे? गिविंग द नोटिस इन द मैनर मेंशन इन सबसेक्शन 1 में जो ये बताया गया है, इसके साथ साथ वो बंदा इन एडिशन क्या कर सकता है? अप्लाई टू अ रेवेन्यू ऑफिसर ऑन और बिफोर द डेट अफोर्सेड टू काज द नोटिस टू बी सर्व्ड ऑन द लैंडलॉर्ड। 15 ये जो जनवरी लिखा हुआ है, इससे पहले पहले उसने नोटिस देना है। एंड द रेवेन्यू ऑफिसर ऑन रिसीविंग द कॉस्ट, कॉस्ट भी अगर कोई आ रही है इस प्रोसीडिंग के ऊपर तो वो भी टेनेंट पे करेगा। उसको वसूल करने के बाद जो रेवेन्यू ऑफिसर है, शैल काज नोटिस टू बी सर्व्ड एज सून एज मे बी। किसको सर्व करवाना है? लैंडलॉर्ड को। सबसेक्शन 3 है if the tenant does not give notice in the manner prescribed in this section, जो तरीकाकार बताया गया है 15 जनवरी तक उसने देना है नोटिस, उसने 15 तक नहीं दिया तो फिर क्या होगा? फिर अगले साल का उसने रेंट देना है। He shall be liable to pay the rent of his tenancy for any part of the ensuing agriculture year during which the tenancy is not let by the landlord to some other person। या तो उसने जमीन छोड़ी नहीं है या फिर लेट बताया है, तो उसने उस साल का, चूंकि किसी और से वो काश्त नहीं करवा सकता ना लैंडलॉर्ड खुद कर सकता है, तो फिर रेंट जो है वो उसने पे करना है। अच्छा, नेक्स्ट है 37 बाई पार्ट, यानी कि 4 एकड़ है जी, 1 एकड़ मुझे जो है यहाँ तक पानी नहीं पहुंचता तो मैंने नहीं इसका करना। इस तरह से अपनी मर्जी से, ये पहले भी बात हो चुकी है कि दोनों की कंसेंट से कोई भी पार्ट टेक अप होगा या सरेंडर होगा। अकेला टेनेंट या अकेला लैंडलॉर्ड किसी हिस्से के ऊपर कोई फैसला नहीं कर सकता। अ टेनेंट कैन नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज लैंडलॉर्ड रिलिंक्विश एज अ पार्ट ओनली ऑफ हिज टेनेंसी, अपने टेनेंसी का कुछ हिस्सा जो है वो नहीं छोड़ सकता। तो यहां तक थी बात रिलिंक्विशमेंट की। ये बहुत सादा सा प्रोसीजर है कि जब किसी टेनेंट ने अपनी जमीन छोड़नी है, अगर तो वो फिक्स टर्म वाला है तो ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। अगर वो साल ब साल या मौसम ब मौसम या फिर फसल ब फसल चलने वाला है तो उसने एक नोटिस देना है, वर्बली भी दे सकता है। और अगर इसके अलावा वो रेवेन्यू ऑफिसर को अप्लाई करता है, रेवेन्यू ऑफिसर को अप्लाई करने के ना असल में रीजंस और भी हो सकती हैं कि भाई मेरी फसल खड़ी है लेकिन इसके साथ मेरी लड़ाई चल रही है, मेरी फसल पिछले साल जो थी उसमें से भी कुछ बकाया जात जो है वो मेरे मालिक की तरफ बनते हैं, इसने नहीं दिए, फलां टाइम पे खाद डाली थी, ये ट्यूबवेल लगवाया था, ये वाले खर्चे मुझे रिकवर करके दें। इस तरह के भी मामलात होते हैं, इनको हमने आगे देखना है। तो ये रिलिंक्विशमेंट यहाँ पे एंड होता है, लेकिन कुछ जनरल प्रोसीजर आगे आएगा, वहां पे रिलिंक्विशमेंट का दोबारा जिक्र होगा। अबंडनमेंट बहुत ही सादा बात है, बहुत ही सादा। ये 2 सब सेक्शन में खत्म हो गई है। 38 सेक्शन है अबंडनमेंट ऑफ टेनेंसी बाई ऑक्यूपेंसी टेनेंट। जिनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी होता है वो राइट फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो फ्रीज होने लगा है राइट। किस तरह? इफ अ टेनेंट हैविंग अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी फेल्स for more than 1 year without sufficient cause to cultivate his tenancy, अपनी जो फसल है या अपनी जमीन को जो उसने काश्त करना है वो विदाउट सफिशिएंट रीजन, यानी कोई सैलाब नहीं है, कोई जल्जला नहीं है, कोई आफत नहीं है, कोई पानी खत्म नहीं हो गया, कोई खुशकसाली नहीं है, बगैर किसी वजह के वो 1 साल उसने फसल काश्त नहीं की, ईदर बाई हिमसेल्फ और बाई सम अदर पर्सन, ना खुद की ना किसी और से करवाई, एंड टू अरेंज फॉर पेमेंट, और जो उसका रेंट बनता था वो भी उसने नहीं दिया, उसकी तरफ जमा हुआ पड़ा है। द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी शैल बी एक्सटिंग्विश्ड, खत्म हो जाएगा, फ्रॉम द एंड ऑफ दैट ईयर मीन एट दैट एग्रीकल्चर ईयर। ये जनवरी फरवरी वाला साल नहीं होगा, इनका 16 जून से साल स्टार्ट होता है। और उसी तरह जिस तरह 16 जून से 15 जून अगले साल तक इनका एग्रीकल्चर ईयर होता है, उसी लिहाज से इन्होंने रिलिंक्विश या अबंडनमेंट करनी होती है। और अबंडनमेंट तो खैर रिलिंक्विश में नहीं आता, लेकिन जब फसलें खत्म होती हैं या फसलें उठाई जाती हैं तो उस वक्त नॉर्मली एग्रीकल्चर ईयर एंड हो जाता है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ मुकर्रीदार शैल बी डीम्ड टू बी अ टेनेंट
हैविंग अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। ये मुकर्रीदार वही होते हैं ना जिनको हम कैटेगरी ए में वो जनरेशन टू जनरेशन चलने वाले वो कहते थे मज़ारे या टेनेंट। तो इनको जो है इस तरह से नहीं उठाया जा सकता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है लायबिलिटी टू इजेक्टमेंट। इजेक्टमेंट होता है निकालना। अब यहाँ पे थोड़ा-सा कानून भी मुदाखलत करेगा, रेवेन्यू अफसरान भी मुदाखलत करेंगे, क्योंकि एक बंदा जो है वो उसको रखा था ज़मीन को काश्त करने के लिए, वो पर्पसफुल एक्टिविटीज़ उसने उस तरह से जारी नहीं रखी, तो लैंडलॉर्ड जो है वो उससे ज़मीन वापस लेना चाहता है। और बाज़ औक़ात टेनेंट जो होते हैं वो कहते हैं कि जी नहीं, हम कर देंगे, आपके जो बकाया जात है वो भी रिकवर हो जाएँगे, अगले साल हम अच्छी फसल काश्त कर लेंगे, इस साल नहीं हो सकी। इस तरह के जब मामलात होते हैं, तो लैंडलॉर्ड जो है वो अब जाएगा रेवेन्यू अफसरान के पास, और यहाँ पे कुछ ग्राउंड्स लिखी हुई हैं इजेक्टमेंट की, इनके बगैर इजेक्टमेंट नहीं हो सकती। देखिए, ग्राउंड्स ऑफ इजेक्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट, जिनके पास ऑक्यूपेंसी का राइट है ना, ये उनकी बात हो रही है। दूसरों को तो इजेक्ट करना बहुत आसान होता है, जिनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी होता है उनको इजेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, उनके लिए शरायत हैं ये। A tenant having a right of occupancy shall be liable to be ejected from his tenancy on any of the following grounds। कौन कौन सी ग्राउंड है? पहली है कि that he has used the land comprised in tenancy in a manner which renders it unfit for the purpose for which he held it। जिस मकसद के लिए उसने ली थी उस मकसद के लिए वो यूज नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। बी है इसका where rent is payable in kind। एक उसने कहा था कि हर साल आपने इतने मन मुझे सरसों देनी है, इतने मन मुझे तेल जो है वो देने हैं, इतने मन मुझे गंदम देनी है, तो वो वाली फसल वो बंदा काश्त ही नहीं कर रहा है, तो जाहिर है उसका रेंट ड्यू होता जाएगा। He has without sufficient reason failed to cultivate that land in the manner or to the extent customary in the locality in which the land is। या फिर उस इलाके में जो चीज काश्त होती है जिससे ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, उस पे अगर वो कहे कि जी बड़ी मेहनत ज्यादा आती है, मैं कोई और फसल काश्त कर लेता हूँ, लेकिन कमिटमेंट ये हुई थी कि ये वाली चीजें काश्त होंगी, तो उसको भी निकाला जा सकता है। सी क्लास है 39 के सब सेक्शन ए की, व्हेन अ डिक्री फॉर एन एरियर ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज टेनेंसी हैज बीन पास्ड अगेंस्ट हिम एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। जब उसके खिलाफ रेवेन्यू अफसरान को या रेवेन्यू कोर्ट को लैंडलॉर्ड ने जाके रिक्वेस्ट की है, एप्लीकेशन दी है कि जी मेरा किराया जमा हो गया, वो लेके दें, उन्होंने डिक्री जारी कर दिया है कि भाई इसका किराया इतनी देर देर में दें, वो भी उसने नहीं दिया। इन तीनों सूरतों में से कोई एक सूरत भी होगी तो जो लोग राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी रखते हैं उनको भी लैंडलॉर्ड इजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर मुकर्रीदार को एक्सेप्शन हासिल है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ मुकर्रीदार शैल बी डीम्ड टू बी टेनेंट हैविंग राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। इनको सेक्शन ए के तहत लिया जाएगा है, तो इनको भी निकाला जा सकता है, लेकिन मुकर्रीदार को सेक्शन ए के तहत काउंट किया जाएगा, ठीक है। 40 है ग्राउंड ऑफ इजेक्टमेंट ऑफ अ टेनेंट फॉर अ फिक्स टर्म। ऊपर था राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी वाले, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी वालों के लिए वो जो ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड्स यहाँ पे भी सेम ही होंगी, और यहां पे देखिए फिक्स टर्म वाले, अ टेनेंट नॉट हैविंग अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी बट होल्डिंग फॉर अ फिक्स टर्म अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट और अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। कहीं से भी उसके पास कोई ऑर्डर है कि जितनी देर जमीन मैंने रखनी है, शेल बी लायबल टू बी इजेक्टेड फ्रॉम हिज टेनेंसी एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट टर्म। उस टर्म के खत्म होने पे उसको इजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। अच्छा देखें, अगर तो टर्म खत्म होने पे करना, फिर तो इजेक्ट की जरूरत ही नहीं है, अगर वो खुद छोड़ के जा रहा है फिर तो रिलिंक्विश होगा ना, फिर तो मतलब इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड होगा। अगर उसने पहले जमीन खराब करनी शुरू कर दी है, या जिस फसल की कमिटमेंट हुई है वो फसल काश्त नहीं की, या फिर उसकी तरफ कोई एरियर जमा हो गए हैं वो उसने नहीं दिए, या कोई और उसके खिलाफ ऑर्डर जारी हो गया है और उसको उसने नहीं माना, तो भी हम उसको इजेक्ट कर सकते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह 39 में था, जमीन को खराब किया उसने, या जो फसल कमिटमेंट की थी जिस फसल की वो उसने नहीं काश्त की, या फिर और एनी ग्राउंड या कोई भी ऐसी ग्राउंड जो सफिशिएंट हो। ये चूंकि फिक्स टर्म वाले हैं ना, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी वाले तो नहीं है, कोई और भी कोई छोटा मोटा झगड़ा भी यहाँ पे जो है वो
अगर काम खराब कर रहा है जिससे फसल का नुकसान हो रहा है, लैंड का नुकसान हो रहा है, लैंडलॉर्ड को जो है वो नुकसान हो रहा है, तो उसको भी ग्राउंड बना के रेवेन्यू कोर्ट में अप्लाई किया जा सकता है, रेवेन्यू अफसरान को एप्लीकेशन दी जा सकती है कि जी इसको निकाला जाए। इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये वो लोग जो आरजी टेनेंट होते हैं, ये टेम्पररी होते हैं, एनुअल या फसल बफसल चलते हैं। अ टेनेंट हु हैज नॉट अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी एंड डज नॉट होल्ड फॉर अ फिक्स टर्म, फिक्स टर्म वालों के लिए ये ग्राउंड है, ऑलमोस्ट सेम ही है, और ऊपर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी वालों के लिए अब है जो टेम्पररी होते हैं उनके लिए कैन डज नॉट होल्ड फॉर अ फिक्स टर्म अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट और अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कंपनी अथॉरिटी may be ejected at the end of any agriculture year, जब उनका कोई टर्म ही फिक्स नहीं है, तो जब मुनासिब लगेगा लैंडलॉर्ड को कि ये ठीक काम कर रहे हैं तो करते रहेंगे, जब जब उसको लगेगा ये मुनासिब काम नहीं कर रहे तो उसको इजेक्ट कर दिया जाएगा। प्रोसीजर ऑन इजेक्टमेंट, ये जरा प्रोसीजर देख लेते हैं। इसमें इजेक्ट जो है लैंडलॉर्ड खुद ही नहीं करता क्योंकि उनका आपस में झगड़ा होने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे रेवेन्यू अफसरान जो है वो मुदाखलत करेंगे। ऑन एप्लीकेशन या सो मोटो भी में ऑन मोशन भी हो सकता है। 42 है रिस्ट्रिक्शन ऑन इजेक्टमेंट, देखिए रिस्ट्रिक्शन है जरा, अ टेनेंट शैल नॉट बी इजेक्टेड अदरवाइज देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर इजेक्टमेंट। देखें जब इजेक्टमेंट होनी है या तो कोई कोर्ट कह दे कि इसको जनाब 1 दिसंबर से पहले पहले निकाल दिया जाए, तो फिर 1 दिसंबर से पहले निकाला जाएगा। और अगर ऐसी बात हो जाए कि भाई इसको प्रेस्क्राइब्ड मैनर में निकाला जाएगा, तो प्रेस्क्राइब्ड मैनर क्या है, उसकी बकायदा डेट्स मेंशन्ड हैं, उन डेट्स के अलावा और उन ग्राउंड्स के अलावा हम उसको निकाल नहीं सकते। तरीकाकार उसको अपील का हक भी देना है, उसको सारे हुकूक देने हैं, उसकी फसल खड़ी है तो उसको कंपनसेट करना है, अगर उसने जमीन तैयार की है तो उसको लेबर देनी है। इसी तरह किसी को जो है ना यकदम हम नहीं निकाल सकते। ए ग्राउंड क्या, व्हेन अ डिक्री फॉर एन एरियर ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज टेनेंसी हैज बीन पास्ड अगेंस्ट हिम एंड रिमेन्स अनसैटिस्फाइड, अगर एरियर जमा हो गए थे और उसने दिए गए वक्त में फिर भी पे नहीं किए तो निकाला जा सकता है। दूसरी चीज, व्हेन द टेनेंट हैज नॉट अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, जब उसके पास ऑक्यूपेंसी का राइट नहीं है, उसके पास कोई खास उसके ऊपर नरमी भी कोई नहीं होनी, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जिनका होता है उनके ऊपर थोड़ी नरमी होती है, ठीक है। एंड डज नॉट होल्ड फॉर अ फिक्स टर्म के वालों के ऊपर भी थोड़ी सी नरमी हो सकती है, या उनका फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इन लोगों को भी निकाला जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं जी प्रोसीजर क्या है, किस प्रोसीजर के तहत किस तरह किसने किसको इजेक्ट करना है। 43 कहता है एप्लीकेशन टू रेवेन्यू ऑफिसर फॉर इजेक्टमेंट, लैंडलॉर्ड उठेगा जी जाके एप्लीकेशन दे देगा जी जनाब ये मसाइल हैं, ये टेनेंट मुझे खराब कर रहा है, इसको इजेक्ट किया जाए। इन एनी सच केस एज इज मेंशन इन क्लास ए और बी, ये ऊपर दोनों में से कोई भी केस हो, of the last foregoing section the landlord may apply to a revenue officer for the ejectment of the tenant, tenant को निकालने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। tenant अच्छा उसके बाद है in the case mentioned in the former clause for the service on the tenant, इसको नोटिस दिया जाएगा, ठीक है, इजेक्टमेंट का इन द मेंशन इन द केस मेंशनड इन द लेटर क्लास। ऊपर वाले का ये बता दिया गया है इजेक्टमेंट, और दूसरे का यानी कि यही समझ लें कि इन दोनों सूरतों में जो है वो नोटिस इसको दिया जाएगा। और उसके बाद देखिए जरा इजेक्टमेंट फॉर फेलियर टू सेटिस्फाई डिक्री फॉर एन एरियर ऑफ रेंट, पहली चीज को देखिए इसका क्या नोटिस है। ऑन रिसीविंग द एप्लीकेशन इन सच केस एज इज मेंशन इन क्लास ए, ये वाला केस रेंट जमा हो गया, the revenue officer shall after such inquiry with respect to the existence of the arrear as he deems necessary, जिस तरह वो मुनासिब समझेगा जरूरी समझेगा उसकी चेकिंग कर लेगा, इंक्वायरी कर लेगा कि वाकई रेंट इसकी तरफ मौजूद है या नहीं। cause a notice to be served on the tenant, tenant को नोटिस भेजा जाएगा stating the date, डेट बताई जाएगी कि फलां डेट ऑफ डिक्री एंड द अमाउंट ड्यू देयर अंडर, तो बताया जाएगा कि आपकी तरफ इस तारीख से इस तारीख तक के इतने पैसे ड्यू हैं, and informing him that if he does not pay that amount to the revenue officer within 15 days, अब ये क्वेश्चन MCQs, 15 दिन फिर भी हम उसको दे रहे हैं,
15 दिन में वो पैसे दे दे तो हम अदरवाइज हम उसको इजेक्ट करने वाले हैं। सबसेक्शन 2 है इफ अमाउंट इज सो पेड, अमाउंट इज नॉट सो पेड, अमाउंट नहीं पे की गई, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, अगर कंपनसेशन उसकी बनती है या कोई और मामलात हैं या फिर उसकी तरफ से कोई गुड काज, कोई उसने सिक्योरिटी दे दी है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, अदरवाइज इजेक्ट उसको कर दिया जाएगा। 45 है ejectment of a tenant from year to year by notice on receiving the application of landlord in any such case as is mentioned in class B। B में ये जो year to year वाले हैं उनकी बात हो रही। The revenue officer shall, if the application is in order and not open to objection on the face, अगर उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है उस दरखास्त के ऊपर जो लैंडलॉर्ड ने दी है, cause a notice of ejectment to be served on the tenant, तो टेनेंट को नोटिस भेज देगा भाई आपको हम उठाने लगे। अब इसका थोड़ा सा तरीकाकार देख लेते हैं कि उठाना है कैसे। सबसेक्शन 2 है नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी सर्व्ड आफ्टर द 15th नवंबर, 15 नवंबर से पहले किसी भी एग्रीकल्चर ईयर में अगर आपने उसको उठाना है ना, तो एग्रीकल्चर ईयर 15 जून पे खत्म होता है, आपने जब भी भेजना है 15 जून तक अगर आपने उसको उठाना है तो उससे पिछले साल 15 नवंबर तक हम आपने उसको नोटिस भिजवाना है। ठीक है, जाहिर है 15 नवंबर से आप पहले जाके रेवेन्यू अफसर को कहेंगे तो 15 नवंबर को जाएगा ना। अच्छा, उसके बाद है नोटिस ऑफ एग्जेक्टमेंट, ये नोटिस किस तरह का होगा। द नोटिस shall specify the name of landlord on whose application it is issued and describe the land to which it relates, जमीन कौन सी है, किसने ये जारी करवाया नोटिस, and shall inform the tenant that he must vacate the land before the first day of May, उसने मई के यकम तक उसको टाइम दिया जाएगा कि आप जमीन खाली कर दें, या फिर और दैट इफ ही इंटेंड्स टू कंटेस्ट हिज लायबिलिटी टू एजेक्टमेंट, अगर जनाब उसको कंटेस्ट करना चाहता है, चैलेंज करना चाहता है कि मैंने जमीन नहीं छोड़नी, मेरा तो यहाँ पे हक है, ही मस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ सूट फॉर दिस पर्पज इन रेवेन्यू कोर्ट विद इन 2 मंथ, तो ये 30 दिन 60 दिन होंगे नोटिस के सर्व होने के बाद टेनेंट के पास ये जो इजेक्टमेंट का फैसला है उसको चैलेंज करने के लिए। 4 है the notice shall also inform the tenant that if he does not intend to contest his liability to be ejected, तो नोटिस के अंदर ये भी लिखा जाएगा कि अगर आपने 2 महीने में कंटेस्ट ना किया, चैलेंज ना किया, एंड ही हैज एनी क्लेम फॉर कंपनसेशन ऑन एजेक्टमेंट, या फिर अगर आपने कोई और आपके कंपनसेशन को फसल खड़ी है या आपने जमीन की तैयारी में कोई पैसे लगा लिए हैं, कोई लेबर लगा ली है, तो उसको आप 2 महीने में क्लेम करेंगे, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ही शुड विद इन 2 months from the date of the service of that notice prefer his claim to the revenue officer having authority under the next following subsection, और उसके पास ये नीचे वाले सेक्शन की सारी अथॉरिटी होगी। सबसेक्शन 5 है if within 2 months from the date of service of the notice the tenant shall not institute of suit to contest his liability to be ejected, अगर 2 महीने में वो किसी अदालत को जाके रेवेन्यू अदालत को नहीं बताता, a revenue officer on the application of landlord shall subject to the provisions of this act with respect to the payment of compensation order the ejectment, अगर कोई compensation के orders हैं उनके साथ साथ ejectment का order जारी कर दिया जाएगा, provided that the revenue officer shall not make an order until he is satisfied that the notice was duly served on the tenant, ये उसने गारंटी, उसके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए, श्योरिटी होनी चाहिए कि नोटिस बिल्कुल सही तरीके से सर्व हो चुका था, बंदे को बताया जा चुका था। सबसेक्शन 6 है इफ विद इन दोज 2 months, अगर तो उसने केस किया ही नहीं तो फिर भी हमने उठा देना है, अगर केस उसने कर दिया है द टेनेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ सूट टू कंटेस्ट हिज लायबिलिटी टू बी इजेक्टेड एंड फेल्स इन द सूट, और केस वो हार जाता है, मुकदमा हार जाता है, वो ये दावा जो उसने दायर किया है, द कोर्ट बाय विच द सूट इज डिटरमाइंड शैल बाय इट्स डिक्री डायरेक्ट द इजेक्टमेंट ऑफ द टेनेंट, तो जाहिर है अगर वो केस हार जाएगा तो कोर्ट कहेगी इसको उठा दिया जाए। 46 है
पावर टू मेक रूल्स, तो ये बहुत सिंपल सी बात है जी, रूल मेकिंग सारी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यहाँ पे करेगा। और ये जो नोटिसेस की डेट्स वगैरह हैं इनको टाइम टू टाइम चेंज किया जा सकता है बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। आगे थोड़ी सादा सी चीजें हैं, डेट्स बताई जाएंगी और रिलीफ बताया जाएगा कि कौन कौन सा दिया जा सकता है जब टेनेंट को हम उठाते हैं। तो ये जनरल प्रोविजंस हैं कुछ। 47 है टाइम फॉर एजेक्टमेंट। जब अदालत ने भी कहना है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के अलावा, तो बाकायदा डेट्स जो मेंशन्ड हैं उनके अलावा उसको नहीं उठाया जा सकता। अ डिक्री और ऑर्डर फॉर एजेक्टमेंट ऑफ अ टेनेंट शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड एट एनी अदर टाइम देन बिटवीन फर्स्ट डे ऑफ मे एंड 15th डे ऑफ जून, क्योंकि 16th जून से तो नया एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट होता है ना, तो 15 जून तक हम उसको उठा सकते हैं। 16 जून आ गया तो फिर हमने उसको नहीं छेड़ना, फिर अगले साल पे एग्जीक्यूशन होगी। Unless the court making the decree or where the order is made under section 44, अगर 44 में कोई स्पेशल ऑर्डर आ जाए तो ठीक है, उस तरह हो जाएगा, अदरवाइज यही डेट्स होंगी। 48 में हम रिलीफ अगेंस्ट फोर फीचर, उसको उठाया जा रहा है, उससे जमीन ली जा रही है, तो उसमें कोई रिलीफ अगर किसी का बनता है। इफ इन अ सूट फॉर एजेक्टमेंट ऑफ अ टेनेंट ऑन ईदर ऑफ द ग्राउंड्स मेंशन ए या बी, किसी भी सूरत हाल में उसको उठा रहे हैं हम, 39 में जो थी ग्राउंड्स या 40 में जो बताई गई थी, 39 में ऑक्यूपेंसी के राइट वाले लोग हैं और 40 में ऑक्यूपेंसी का राइट जिनका नहीं है वो लोग हैं। इट अपीयर्स टू द कोर्ट, कोर्ट में ये जाहिर होता है दैट इंजरी काज्ड बाय द एक्ट और ओमिशन ऑन विच द सूट इज बेस्ड, कोई ऐसा दावा दायर हो रहा है इजेक्टमेंट का जिसमें किसी नुकसान का भी जिक्र हो रहा है और वो नुकसान जो है उसको पूरा करना जरूरी है, कैपेबल ऑफ बीइंग रेमेडीड, उसकी रेमेडी मिलनी जरूरी है, और दैट या फिर एन अवार्ड ऑफ कंपनसेशन विल बी सफिशिएंट, या फिर देखा जाएगा कोई अवार्ड ऑफ कंपनसेशन कर दिया जाए। ठीक है, सेटिस्फेक्शन टू द लैंडलॉर्ड देयरफॉर, तो अगर लैंडलॉर्ड को कोई नुकसान हुआ है इस मामले में तो कोई कंपनसेशन का अवार्ड जारी कर दिया जाए। द कोर्ट में इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ डिक्री फॉर इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट, तो वो फिर इस तरह भी हो सकता है कि वो कहे बजाय इसके कि इसको उठा दिया जाए, ऑर्डर हिम टू रेमेडी द इंजरी विद इन अ पीरियड टू बी फिक्स्ड इन द ऑर्डर, तो ऑर्डर में ये भी कहा जा सकता है कि भैया आपने इजेक्टमेंट तो आपकी होनी होनी है, पहले इसका नुकसान भी पूरा करें, नुकसान पूरा करने के साथ साथ, या फिर और ऑर्डर हिम टू पे इन द कोर्ट, या वो कहेंगे भी अदालत में पे करें, हम खुद लैंडलॉर्ड को दे देते हैं विद इन सच अ पीरियड, वो कोई पीरियड कंपनसेशन का बता देंगे कि इतनी देर के अंदर आप अदालत में जमा कराएं या इसको दें। सबसेक्शन 2 है द कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर स्पेशल रीजंस एक्सटेंड अ पीरियड फिक्स्ड बाय इट अंडर सबसेक्शन ई, तो ये ऊपर वाला अगर पीरियड 15 दिन विलफर्ज है और 15 दिन में टेनेंट की तरफ अगर कोई खुदा न खास्ता इमरजेंसी होती है तो वो जाके बताएगा, तो हो सकता है इसको मजीद टाइम मिल जाए, अदालत के पास ये इख्तियार है। अब देखिए मामला तो ये था कि एरियर जमा हो गए थे या कोई और मसला था, लेकिन टेनेंट जमीन छोड़ना नहीं चाहता था, तो कुछ मामलात सोल्यूशन की तरफ भी जा सकते हैं। इफ विद इन द पीरियड, ये वाला पीरियड जो है, और एक्सटेंडेड पीरियड या फिर पीरियड जो बढ़ाया गया उसके अंदर, एज द केस में बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट अंडर दिस सेक्शन द इंजरी इज रेमेडीड, वो जो नुकसान हुआ वो पूरा कर दिया गया है बाय द टेनेंट, या कंपनसेशन जो थी वो पे कर दी गई है। अ डिक्री फॉर द इजेक्टमेंट ऑफ द टेनेंट शैल नॉट बी मेड, तो फिर ये जो इजेक्टमेंट है ये डिफ्यूज हो जाएगी, भी नहीं उठाया जाएगा, जो नुकसान था वो उसने पूरा कर दिया, अब आइंदा वो ख्याल रखेगा बस। 49 देखते हैं राइट्स ऑफ इजेक्टेड टेनेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रॉप्स एंड लैंड प्रीपेयर्ड फॉर सोइंग। देखें, एक बंदे को हम इजेक्ट कर रहे हैं, 16 जून से अगर नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो अगर हमने उसको 14 जून को जो है वो इजेक्ट कर दिया, तो जाहिर है 2 दिन में तो उसने जमीन नहीं तैयार करनी थी, हो सकता है उसने अपनी जमीन तैयार कर ली हो, या फिर अगर हम उसको 1 मई को इजेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है उसकी अभी वहां पे कोई फसल खड़ी हो, गंदम उसने अभी इकट्ठी ना की हो, गैदर ना की हो, कुछ भी हो सकता है। इस सूरत हाल में देखते हैं वेयर एट द टाइम ऑफ, अच्छा इनको कंपनसेशन मिलेगी अब, वेयर एट द टाइम ऑफ प्रपोज्ड इजेक्टमेंट ऑफ अ टेनेंट फ्रॉम एनी लैंड हिज अनकट और अनगैदर्ड क्रॉप्स आर स्टैंडिंग
ऑन एनी पार्ट देयर ऑफ, किसी भी जगह पे जमीन के अंदर उनकी अनकट या अनगैदर्ड क्रॉप्स पड़ी हैं, ही शैल नॉट बी इजेक्टेड फ्रॉम दैट पार्ट, उस इलाके से उसको नहीं निकाला जाएगा अनटिल द क्रॉप्स हैव राइपन, जब तक फसल पक नहीं जाती, एंड ही हैज बीन अलाउड अ रीजनेबल टाइम, उसको एक खास वक्त दिया जाएगा उस फसल को काटने के लिए। सबसेक्शन 2 है the court or revenue officer decreeing or ordering the ejectment of the tenant may, रेवेन्यू कोर्ट के पास या रेवेन्यू ऑफिसर के पास जो इख्तियारात हैं, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लैंडलॉर्ड डिटरमन एनी डिस्प्यूट, कोई भी जो डिस्प्यूट है उसको उन्होंने डिटरमन करना है कि मसला जो भी है उसका सोल्यूशन निकालना है, इन द कंसिक्वेंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन A1 between the landlord and tenant or between the landlord and any other person entitled to harvest the crops of the tenant and may in its or his discretion, जो भी इस तरह के मामलात हैं उनको ये उनके इख्तियारात में है कि इसको रिजॉल्व करना या इसको डिटरमन करना या चेक करना कि असल मामला क्या है। तो यहाँ पे दो सूरतें दी गई हैं। तो ये जो कोर्ट है वो डायरेक्शन दे सकती है किस तरह से, एक तो डायरेक्शन दे सकती है अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान झगड़ा चलता रहता है तो जाहिर है इनके दरमियान जाहिर है किराया लेने रेंट लेने देने की या ठेका लेने देने की या बाकी सूरतों का ही मामला है ना, तो वहीं पे लड़ाई होगी। तो कोर्ट क्या कह सकती है, डायरेक्ट दैट द टेनेंट पे फॉर अ लॉन्गर ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंड सिक्योर टू हिम अंडर सबसेक्शन 1। तो फिर सबसेक्शन 1 में जो बात हुई है ये वाली सारी फसलें खड़ी हैं या फिर अगर वो कहता है कि जी मैंने इसको मजीद 2 साल या 4 साल रखना है, तो ठीक है जी आप थोड़ा रेंट इक्विटेबल कर दिया जाएगा, आप एडवांस में पे कर दें और कॉन्ट्रैक्ट करें इसके साथ लॉन्गर टर्म का, इसमें थोड़ा रेंट कम कर दिया जाएगा। इसमें ये होगा ना कि उतने अगले पीरियड के लिए वो भी चुप करके ज़मीन काश्त करता रहेगा और लैंडलॉर्ड भी चुप करके जो है वो बैठा रहेगा क्योंकि पैसे तो उसने ले लिए होंगे। अच्छा, दूसरा ये है बी क्या है, या उसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होगा। बी क्या है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ टेनेंट्स अनकट एंड अनगैदर क्रॉप। ये तो है मामलात को सुलझाने वाली बात, ये है मामलात को क्लियर करने वाली बात। ठीक है जी, नहीं झगड़ा खत्म हो रहा तो जो इसकी फसल खड़ी है उसके पैसे दें और हम इसको निकाल देते हैं। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ टेनेंट्स अनकट एंड अनगैदर क्रॉप्स एंड ऑन पेमेंट, झगड़े का चांस भी तो हो सकता है ना, वो कहेंगे जी ये रोज मुझे थ्रेट भी करता है टेनेंट जो है, तो वो कहेंगे ठीक है फिर आप ऐसे करें इसको हम इजेक्ट कर देते हैं, जो इसकी फसलें खड़ी उनके पैसे दे दो। ठीक है, ये दूसरी अगली चीज किस चीज के पैसे मिल सकते हैं। 3 subsection है when a tenant for whose ejectment proceeding have been taken has conformably with local usage preferred for sowing any land comprised in his tenancy but has not sown, उसने तैयार की थी जमीन अपने इलाके की कस्टम के लिहाज से लेकिन काश्त नहीं किया, he shall be entitled to receive from the landlord before ejectment a fair equivalent in money for the labor, वो लेबर के पैसे भी वसूल करेगा किससे, लैंडलॉर्ड से, क्योंकि उसने जमीन तैयार की हुई। एंड कैपिटल एक्सटेंडेड बाय हिम इन सो प्रिपेयरिंग द लैंड, जो भी खर्चा आया। एंड द कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिसर बिफोर विच और होम द प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग शेल, जिसकी तरफ से सारा मामला भी पेंडिंग है इजेक्टमेंट का, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द टेनेंट, वो टेनेंट की एप्लीकेशन के ऊपर डिटरमिन कर देगा, determine the sum payable to the tenant under this subsection and stay his ejectment until that sum has been paid to him। तो वो बता देगा कि भाई इतने पैसे इसके बनते हैं, आप दे दें तो हम इजेक्टमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर लैंडलॉर्ड लेट करेगा तो उतनी देर इजेक्टमेंट नहीं होगी। ये है यहाँ पे कि अगर बगैर किसी वजह के चुप करके जोर जबरदस्ती से किसी टेनेंट को निकाला जाता है तो कानून क्या कहता है। 50 सेक्शन in either of the following cases, namely if a tenant has been dispossessed, उसको निकाल दिया जाता है without his consent of his tenancy or any part thereof otherwise than in execution of it। अगर कोई डिक्री जारी हुई थी कि ये वाले जो 8 एकड़ हैं इसके 8 में से जो 4 हैं इसे ले लिए जाए, बाकी चारों में से कोई डिक्री जारी नहीं हुई बाकी चारों के मुतलका, तो उससे भी अगर निकाल दिया गया है उसको, इस सूरत हाल में भी है इसका
if a tenant who not having instituted a suit under section 45 में था ना कि उसके पास 60 दिन है, उसने सूट नहीं कहीं पे दायर किया, has been ejected, उसको eject कर दिया गया for his tenancy और any part thereof in person, यानी ये भी हो सकता है ना कि 60 दिन से पहले निकाल दिया गया, 60 दिन उसके पूरे भी नहीं हुए थे अभी, तो फिर क्या होगा, फिर जो टेनेंट में विद इन 1 ईयर, उसको हम 1 साल देते हैं, कानून उसको 1 साल देता है अपने रिलीफ के लिए, वो अपनी पोजीशन वापस लेना चाहे या कंपनसेशन लेना चाहे या दोनों चीजें लेना चाहे। तो ये कैसे होगा, पहले तो यहाँ पे बार टू सिविल सूट है, नो पर्सन हुज इजेक्टमेंट हैज बीन ऑर्डर, जिसको इजेक्ट किया गया है रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से, ये सेक्शन 45 में, और हुज सूट हैज बीन डिसमिस्ड, या फिर किसी लैंडलॉर्ड का सूट डिसमिस हो गया है इजेक्टमेंट का, मे इंस्टीट्यूट a suit in a civil court to contest his liability to ejectment, कोई बंदा कहीं और पे केस दायर नहीं कर सकता। और यहाँ पे एक और चीज है कि ये जो स्पेशल रिलीफ एक्ट है उसमें भी जो इसमें सेक्शन 9 है उसमें जो रिलीफ मिलता है वो भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पावर बताई गई है कि जो डेट्स हैं, जिस तरह पहले बात हुई थी, वो वाली डेट्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है अपने नोटिफिकेशन के अंदर चेंज कर सकता है, टाइम टू टाइम डेट्स फिक्स कर सकता है। और सब सेक्शन 2 है, नोटिफिकेशन अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट टेक इफेक्ट टिल आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ, 6 महीने तक वो पब्लिकेशन में जो आएगा वो रहेगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो ये था जी आज का सारा सेक्शन, हमने 52 तक देख लिया है। 4 चैप्टर हमारे टेनेंसी एक्ट के हो चुके हैं, तो उम्मीद है आपको इससे फायदा हुआ होगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना है, हमें दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।